दोनों वेयरवुल्व्स एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर बहुत धीरे धीरे दोनों ऊपर नीचे हिलने लगे, जैसे कि दूसरे के पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहे हों। पास खड़े टीनेजर्स जब इन दोनों मिथोलॉजिकल क्रीचर्स को देख रहे थे, तो उन्हें उनके बीच कुछ छोटे छोटे फर्क नजर आने लगे। सबसे साफ फर्क उनके कद काठी का था। जो नया आया था वो पहले वाले वेयरवुल्फ से लगभग एक सिर छोटा था। वो भी मस्कुलर था, लेकिन उसका शरीर ज्यादा लीन लग रहा था, जबकि दूसरा ज्यादा बफ था। उनके फर का रंग भी अलग था। बड़ा वाला साफ तौर पर ज्यादा काला था, जबकि नया वाला थोड़ा ब्राउनिश। ओह गॉड, ये तो उन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक और है। इनु चिल्लाया, चारों ओर देखते हुए कि आखिर किस चीज ने उसे पक्की मौत से बचाया था। वो अपनी छाती पकड़े हुए था। उसकी पहले से तेज धड़कन और भी तेज हो चुकी थी, और उसे डर लगने लगा कि कहीं उसे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। दोनों में से बड़ा क्रीचर मुड़कर इनु की तरफ देखने लगा, और उसी पल छोटे वाले ने मौका देखा। वो झपट्टा मारते हुए आगे बढ़ा, लगभग बड़े वाले की कमर से टकरा गया। उसने उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया, लेकिन तभी बड़े वेयरवुल्फ ने अपने पंजे दूसरे की पसलियों में गड़ा दिए। छोटा वेयरवुल्फ दर्द से चीख पड़ा और पीछे हट गया। हालांकि उसके साइड के जख्म साफ तौर पर तेजी से भरने लगे थे, लेकिन पूरी तरह रिकवर होने से पहले ही बड़े ने अपने पंजे उसके सीने में गड़ा दिए और उसे थोड़ा ऊपर उठा लिया। फिर वो दौड़ने लगा और छोटे वाले के शरीर को जोर से एक पेड़ पर दे मारा। ब्राउन वेयरवुल्फ एक बार फिर दर्द से चीखा और बड़े वाले पर गुर्राया। साफ दिख रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहा है। मजबूरी में उसने पेड़ का सहारा लिया और अपनी ताकतवर पिछली टांगों से जोरदार किक मारी, जिससे बड़े वेयरवुल्फ को उसे छोड़ना पड़ा। ये दोनों नॉर्मल ऑल्टर्ड जैसे बिल्कुल नहीं लगते, काय ने कहा। ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे दो जंगली जानवर जो एक दूसरे से अपने इलाके के लिए लड़ रहे हों। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये क्या हैं? मरी झुंझलाई। ये हमारा मौका है यहां से निकलने का। अगर हम रुके रहे तो विनर हमें खा जाएगा, चलो। ये कहते हुए वो मुड़ी और लड़ाई से दूर भागने लगी। इनु भी तुरंत उसके पीछे हो लिया। वो इस शाम पहले ही मौत के बहुत करीब आ चुका था, और तीसरी बार किस्मत आजमाने का हौसला उसमें नहीं था। शिन एक पल को हिचकी, लेकिन जैसे ही वो भागने वाली थी, उसकी नजर उस इंसान पर पड़ी जो हाल के दिनों में सबको पीछे खींच रहा था, और वो अब भी लड़ाई को घूर रहा था। टॉम, चलो, हमें यहां से निकलना है। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? सिन ने कहा, और उसका हाथ पकड़ लिया। इस बीच अब भी दोनों वेयरवुल्व्स की लड़ाई पर ध्यान दिए हुए था। ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि भाग जाना सही होगा या छोटे वाले की मदद करना। दुर्भाग्य से जिस वेयरवुल्फ की पहचान उसे लग रही थी, वो न सिर्फ बड़ा था, बल्कि तेज और ताकतवर भी साबित हो चुका था। छोटा वेयरवुल्फ ज्यादा चोटें खा रहा था। हालांकि दोनों के जख्म भर रहे थे, लेकिन हर टकराव में साफ हो रहा था कि कौन इस लड़ाई में डोमिनेंस दिखा रहा है। तभी बड़ा वेयरवुल्फ दूसरे को उसकी टांगों से उठाकर घुमाया और एक पेड़ पर दे मारा। पेड़ टूट गया और छोटे वेयरवुल्फ को जबरदस्त चोट पहुंची। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर टॉम का दिल अंदर से टूटने लगा। मुझे यकीन है, वो छोटा वेयरवुल्फ जिस वजह से उसने हम पर हमला नहीं किया और सीधे दूसरों पर चला गया, वो तुम हो, है ना गैरी? टॉम ने मन ही मन सोचा। तुमने मेरी चीख सुनी और हमें बचाने आ गए, और अब तुम दूसरे ओमेगा से हार रहे हो। यही वो है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो कि मैंने कभी सोचा कि वो तुम हो सकते हो, कि तुम हम पर हमला कर सकते थे। उसी पल टॉम ने महसूस किया कि शिन ने उसे पकड़ लिया है। देखो, हो सकता है हम दोस्त न हो, लेकिन मैं अपने क्लासमेट को मरने के लिए यहां छोड़कर नहीं जा सकती। शिन ने जोर देकर कहा और उसे खींचने लगी, लेकिन टॉम पीछे की ओर खिंच गया। हम अभी नहीं जा सकते। उस छोटे वेयरवुल्फ ने हमें बचाया है। हमें उसकी मदद करनी होगी। प्लीज, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो उसे मार देगा। टॉम गिड़गिड़ाया। बाकी टीनेजर्स के चेहरे देखकर वो समझ गया कि सब उसे पागल समझ रहे थे, एक मॉन्स्टर की मदद करने के लिए तैयार। यहां तक कि इनु भी, जिसे छोटे वाले की वजह से जान बची थी, यही सोच रहा था कि वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। लेकिन खाई ने टॉम के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया था। ये उन्हें ऑल्टर्ड की जगह वेयरवुल्व्स कह रहा है, जैसे इसे पूरा यकीन हो कि वो क्या है। इसने पहले बड़े वाले को गैरी समझा, लेकिन अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो बड़ा वाला होना चाहिए, और अब ये हमें उसे बचाने को कह रहा है। क्या इसने उनकी पहचान उलट समझ ली? काय के पास अपने शक की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था।
हालांकि हालात उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे थे, लेकिन अपनी जान उसे क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा प्यारी थी। मारी अब रुकने वाली नहीं थी। वो पूरी तरह दौड़ पड़ी। खाई और इनू भी उसके पीछे हो लिए। शिन ने टॉम को खींचते हुए उनके साथ दौड़ना शुरू किया, जबकि टॉम बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। आई एम सॉरी, टॉम चिल्लाया। वो लोग कुछ देर तक जंगल के अंदर और आगे दौड़ते रहे, लेकिन पीछे से लड़ाई की आवाजें अब भी आ रही थीं। तभी उन्हें हांफने की आवाज और गुर्राहट पास आती महसूस हुई। पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। इन्नू खुद को समझाने लगा। ये हमारा पीछा कर रहा है, शिन चिल्लाई। टॉम को खींचते हुए उसे पीछे देखना ही पड़ा, और उसने देखा कि बड़ा वेयरवुल्फ उनके पीछे था। नहीं, ये तो दूसरा वेयरवुल्फ है। क्या इसका मतलब गैरी हार गया? टॉम ने घबराकर सोचा। जब वेयरवुल्फ काफी करीब आ गया तो वो उछलकर आगे बढ़ रहा। उसके पंजे सीधे टॉम की ओर आ रहे थे। बस उसके चेहरे से कुछ इंच दूर आकर वो अचानक रुक गया। टॉम ने एक आंख खोली। उसे वो दर्द महसूस नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। उसने देखा कि गैरी वापस आ चुका था, ठीक समय पर उसे दूसरे वेयरवुल्फ से बचाने के लिए। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, और ये जख्म भरते हुए नहीं लग रहे थे, फिर भी वो लड़ रहा था। बड़े वेयरवुल्फ को हमला करते देख टॉम ने एक पत्थर उठाया और उसे फेंकने वाला था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे मत रोको, शिन। अगर तुम उसकी मदद नहीं करना चाहती तो ठीक है, लेकिन मुझे करनी है। मुझे उस दूसरे वेयरवुल्फ से उसे बचाना है, टॉम चिल्लाया। चिंता मत करो, ये काम तुम हम पर छोड़ दो, एक अनजानी आवाज आई। चौंककर टॉम ने इधर उधर देखा। शिन की जगह उसकी कलाई पकड़े एक बड़ा आदमी था। उसने ट्रेंच कोट पहन रखी थी, और उसके पास ही एक और इंसान उसी तरह के कपड़ों में खड़ा था। दोनों ने काले मास्क पहन रखे थे, जिनसे उनकी पहचान छुपी हुई थी। आदमी ने ट्रेंच कोट उतार दी। उसके नीचे एक अजीब जैगेड काली आर्मर थी। वो किसी म्यूजियम में रखे पुराने हथियारों जैसी लग रही थी, जैसे दिखाने के लिए कि उनके एंसेस्टर्स कैसे लड़ते थे। लेकिन मेडिवल दिखने के बावजूद उस आर्मर पर कई तरह के वेपन्स बंधे हुए थे। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज एक अजीब सी तलवार थी, जो बहुत ही बारीकी से बनाई हुई लग रही थी। और फिर आदमी की अगली हरकत ने टॉम को और ज्यादा उलझन में डाल दिया। उसने तलवार की जगह एक बटन निकाला। एक बटन दबाते ही उस हथियार से बिजली चमकने लगी। क्या आप ऑल्टर्ड हंटर्स हैं? टॉम ने पूछा, ये समझे बिना कि ये उसके दोस्त के लिए अच्छी खबर है या बुरी। जिन दो अजीब लोगों को टॉम ऑल्टर्ड हंटर समझ रहा था, उन्होंने बिना किसी हिचक के आगे की ओर चार्ज कर दिया। बाकी सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में ऐसे लोग मौजूद भी हैं। उन्होंने कभी कभी खबरों में ऑल्टर्ड हंटर्स के बारे में सुना जरूर था, लेकिन उनकी कहानियां ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगती थी। एक ऐसा संगठन जो ऑल्टर्ड के अस्तित्व के ही खिलाफ था, वो आखिर उन सुपर ह्यूमन लोगों का सामना कैसे कर सकता था? और अब वो इसे अपनी आंखों से देख पा रहे थे। कम से कम देख तो पाते, अगर वहां रुकना सुरक्षित होता। ऑल्टर्ड हंटर्स को गैंग्स जितना ही खतरनाक क्रिमिनल माना जाता था, शायद उनसे भी ज्यादा। इसी वजह से ज्यादातर लोग अब भी यही चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल लिया जाए। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, चलो। मारी ने जल्दी मचाते हुए कहा, और पहले ही दौड़ पड़ी। खाई उसके ठीक पीछे था। थॉम! शिन ने एक बार फिर अपने क्लासमेट को पुकारा। टॉम ने उसकी तरफ देखा, और एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो उसके साथ जाने वाला है, लेकिन फिर वो मुड़ गया और लड़ाई देखने लगा। उसके दिमाग में बस यही था कि गैरी सुरक्षित नहीं है, बल्कि शायद हालात और भी बिगड़ चुके हैं। अब शिन का सब्र जवाब दे चुका था। उसने पैर उठाया और पूरी ताकत से एक राउंड हाउस किक टॉम के सिर पर मार दी। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, और वो वहीं बेहोश हो गया। ये तुमने क्या किया? इनू हैरानी से चिल्लाया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शिन इतनी रथलेस होगी। शिन आगे बढ़ी, टॉम को जमीन से उठाया और उसे इनू के पास खींच लाई। मुझे नहीं पता इसे क्या हो गया है। पहले ये उन बीस्ट्स में से एक को गैरी कह रहा था, फिर उसी बीस्ट की मदद करना चाहता था, और अब तो ऐसा लग रहा था जैसे यहीं रुकना चाहता हो। बाद में मुझसे नफरत कर ले। अभी सबसे जरूरी बात है कि हम सेफ निकलें। वैसे भी तुमने कहा था तुम स्ट्रांग हो, है ना? मेरी मदद करो इसे उठाने में। ये ज्यादा भारी नहीं है। इनू मना करना चाहता था। आखिर लिटरल मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे थे। पर आखिर में वो शिन को ना नहीं कह पाया। अच्छी बात यह थी कि ऑल्टर्ड हंटर्स वेयरवुल्व्स के सामने काफी ठीक ठाक लड़ रहे थे। जैसे ही टॉम को इनू की पीठ पर रखा गया, पीछे से एक जोरदार गुर्राहट सुनाई दी।
हैरानी की बात यह थी कि दोनों वेयरवुल्व्स अब एक दूसरे और ऑल्टर्ड हंटर्स को भी इग्नोर कर रहे थे और सीधा इनू को घूर रहे थे। फिर से मैं ही क्यों? इनू मायूसी में चिल्लाया और पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा, अपनी पीठ पर क्लासमेट को उठाए हुए। वेयरवुल्व्स हवा में उछले, लेकिन ऑल्टर्ड हंटर्स उनके लिए तैयार थे। मैं बड़े वाले को संभालता हूं, तुम छोटे वाले को हैंडल कर सकते हो, राइट? बड़े हंटर ने अपने साथी से कहा। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। दोनों ने बिना किसी डेड बीस्ट्स को रोक लिया। उनकी स्पेशली मेड बैटन्स वेयरवुल्व्स के नीचे जा लगीं। बिजली दौड़ गई और दोनों जमीन पर आ गिरे। जमीन पर गिरते ही दोनों वेयरवुल्व्स ने अपने अपने अटैकर्स पर पंजे चलाने की कोशिश की, लेकिन ऑल्टर्ड हंटर्स काफी स्किल्ड थे। वो तेज क्लॉस से बचते रहे। धीरे धीरे लड़ाई फैलने लगी और वेयरवुल्व्स व हंटर्स एक दूसरे से दूर होते गए, जब तक टीनेजर्स काफी दूर निकल चुके थे। बड़ा हंटर काले फर वाले क्रीचर से बस थोड़ा ही छोटा था। उसकी आर्मर और हथियारों के साथ वो काफी मजबूत लग रहा था। क्या तुम सच में अपने फुल फॉर्म में ही रहना चाहते हो? इस तरह तो मेरे लिए तुम्हें लड़ना और आसान हो जाता है, हंटर ने ताना मारा। अगले ही पल वेयरवुल्फ चारों पैरों पर आया और हंटर पर झपट पड़ा। हंटर ने अपनी इलेक्ट्रिफाइड बैटन से उसकी पसलियों पर वार किया, लेकिन बीस्ट इसके लिए तैयार था। उसका साइज, वेट और मोमेंटम इतना ज्यादा था कि चोट के बावजूद वो आगे बढ़ता रहा। काले फर वाला वेयरवुल्फ अपना बड़ा सा मुंह खोलकर हंटर पर टूट पड़ा। हंटर ने अपना फोरआर्म उसके मुंह में ठूंस दिया। जैसे ही वेयरवुल्फ ने अपने ताकतवर जबड़े बंद किए, वो चौंक गया। उसके दांत आर्मर को भेद ही नहीं पाए। ये कोई नॉर्मल आर्मर नहीं है, आदमी चिल्लाया। ये समझते हुए कि बैटन ज्यादा असरदार नहीं है, उसने उसे साइड में रखा और अपनी तलवार निकाल ली। एक तेज वार किया। वेयरवुल्फ मुश्किल से बच पाया, लेकिन उसकी छाती पर हल्की सी खरोंच लग चुकी थी। खून निकल आया था और जलती हुई फ्लैश की बदबू हवा में फैल गई। तलवार का एज लाल लाल चमक रहा था। मैंने तुम्हारे दांतों के बीच फ्लैश देखा है और तुमसे खून की बदबू आ रही है, हंटर ने कहा। तुम ऑल्टर्ड मुझे घिनौने लगते हो। ज्यादा दूर नहीं, दूसरा हंटर ब्राउन वेयरवुल्फ का सामना कर रहा था। वो न सिर्फ अपने साथी से छोटा था, बल्कि साफ तौर पर धीमा और कम ताकतवर भी लग रहा था। इसीलिए इस हंटर को उसे संभालने का काम दिया गया था। फिर भी उसकी ट्रेनिंग ने उसे सिखाया था कि दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक पल की लापरवाही मौत बन सकती थी। छोटे हंटर ने दूसरी इलेक्ट्रिफाइड बैटन निकाली और दोनों हाथों में थाम ली। वो ध्यान से वेयरवुल्फ को देख रहा था। वेयरवुल्फ चारों पैरों पर आया और जोर से उछलकर उस पर झपटा। हंटर पीछे झुका और किसी तरह वार से बचा। वेयरवुल्फ उसकी उम्मीद से तेज था। वो लगभग बैलेंस खो बैठा। फिर भी उसने खुद को संभाला, पीठ मोड़ी और बीस्ट पर किक मारने गया, जो अब उसके ऊपर से कूद चुका था। उसका पैर लगने से ठीक पहले उसके जूते के पंजे से एक छोटी ब्लेड बाहर निकली। वो ब्लेड सीधे ब्राउन वेयरवुल्फ के पेट में घुस गई। क्रीचर दर्द से दहाड़ा और जमीन पर गिरते ही लौटने लगा। खून बह रहा था और इस बार उसके जख्म पहले वाले की तरह तेजी से भरते हुए नहीं लग रहे थे। उसी पल हंटर की नजर वेयरवुल्फ की पीठ पर पड़ी। उसके सिर के बालों में हल्की सी हरी टिंट थी। उसे समझ नहीं आया कि वो इतना साफ डिटेल पहले कैसे मिस कर गया। किसी की याद दिलाता है, हंटर ने सोचा। लेकिन जैसे ही वेयरवुल्फ ने घूमकर अपने विशाल दांत दिखाए, उसे समझ आ गया कि बेकार की सोच का वक्त नहीं है। आखिरकार ग्रुप जंगल से बाहर निकलकर मेन स्ट्रीट पर पहुंच गया। सब वहीं ढह जाना चाहते थे। एड्रेनलिन अब लगभग खत्म हो चुका था। हम आखिर सेफ है। मैरी फुटपाथ पर घुटनों के बल गिर पड़ी। लेकिन तभी दो परछायां उस पर पड़ी। हमें रिपोर्ट मिली थी कि साइपन पार्क में एक ऑल्टर्ड दिखाई दिया है। क्या रिपोर्ट आप लोगों ने की थी? मैरी ने ऊपर देखा। सामने दो लोग खड़े थे, अपने गोल्डन बैजेस दिखाते हुए, जिन पर एक व्हाइट रोज का सिंबल बना हुआ था। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही ऑल्टर्ड हंटर ने हीटेड एज वाली अपनी तलवार निकाली, बड़ा वेयरवुल्फ कहीं ज्यादा कॉशियस हो गया। वो एक बड़े पेड़ पर उछलकर चढ़ गया, आधे रास्ते तक ऊपर गया और लगातार गुर्राता रहा, मानो हंटर को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा हो। मगर असल में वो अपने जख्म के भरने का इंतजार कर रहा था। ये चोट बाकी इंजरी से ज्यादा समय ले रही थी। खून रुक जाने के बाद भी उसकी छाती पर जली हुई बर्न मार्क साफ दिख रही थी। इस ऑल्टर्ड की हीलिंग स्पीड अब तक मिले किसी भी टारगेट से तेज है, खैर ऑल्टर्ड हंटर ने नोटिस किया। इसका फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल किसी वाइल्ड बीस्ट जैसा है।
इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल है। फिर भी जिन ऑल्टर्ड से मैं पहले भिड़ा हूं, उनके मुकाबले ये कम ताकतवर है और इसके पास कम ट्रिक्स हैं। कमर पर बंदी बेल्ट से जो तरह तरह के आइटम से भरी थी, ऑल्टर्ड हंटर ने एक छोटा डैगर निकाला और वेयरवुल्फ की तरफ फेंक दिया। क्रीचर ने फुर्ती से डॉज किया, दूसरे पेड़ पर कूद गया और गिरने से बचने के लिए अपने पंजे उसमें गड़ा दिए। हंटर ने फिर कुछ खींचा और वो छोटा हथियार वापस लौट आया। उसके सिरे पर हरा लिक्विड लगा हुआ था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये ऑल्टर्ड बेहद एजाइल भी है, लड़ते लड़ते सीख रहा है। मेरे पास अब सिर्फ 3 पॉइजन डैगर्स बचे हैं। अगर एक भी क्लीन हिट लग गया तो मैं इसे बिना खुद हर्ट हुए पकड़ सकता हूं। शायद ये बता दे कि इसके कोई साथी हैं या नहीं। यही सोचते हुए ऑल्टर्ड हंटर ने देखा कि वेयरवुल्फ कुछ अजीब कर रहा है। वो पेड़ से पेड़ पर कूदने लगा। मूव्स बहुत तेज नहीं थे, मगर चांदनी ही रोशनी का इकलौता जरिया थी और बीस्ट का डार्क फर उसकी ट्रैकिंग मुश्किल बना रहा था। जंगल इस लड़ाई में वेयरवुल्फ को भारी एडवांटेज दे रहा था। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, एक पेड़ से दूसरे पर उछलते उछलते आखिरकार ऑल्टर्ड हंटर की नजर उससे हट गई। अब उसे नहीं पता था कि अगला अटैक कहां से आएगा। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, इंतजार। ऑल्टर्ड हंटर ने अपनी तलवार कसकर थामी। अगली ही पल वेयरवुल्फ ने पहले की तरह उस पर झपट्टा मारा। हंटर ने जोरदार वार किया। इरादा था डेवस्टेटिंग ब्लो देने का, मगर फ्लैश की जगह उसे सॉलिड मेटल से टकराने जैसा एहसास हुआ। जबरदस्त इम्पैक्ट से उसके हाथ कांप उठे। ऊपर देखते ही उसने देखा कि तलवार वेयरवुल्फ के क्लॉज से टकराई थी और वो पंजे इतने बढ़ चुके थे कि हाथों जितने लंबे लग रहे थे। ये नाखून आखिर किस चीज के बने हैं? बैटन की तरह इस तलवार में भी एक बटन था जो इसे सीयर कर देता था। मगर जैसे ही हंटर ने वो मूव करने की सोची, वेयरवुल्फ ने मानो पहले ही भांप लिया। उसने एक हाथ पीछे खींचा और पूरी ताकत से स्वाइप किया, सीधा हंटर की छाती पर। वो कुछ मीटर हवा में उड़ता हुआ जा गिरा। मजबूत आर्मर की वजह से वो घायल नहीं हुआ, मगर अब उसे मानना पड़ा, ये लड़ाई उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। अगर पता होता कि ये इतना टफ होगा, तो मैं दूसरों को नोटिफाई कर देता या कम से कम बेहतर हथियार लाता। किसने सोचा था कि स्लव का ऑल्टर्ड इतना एबनॉर्मल निकलेगा? मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। जमीन पर गिरते ही ऑल्टर्ड हंटर ने सबसे पहले साइड में रोल किया, तैयार था कि क्रीचर फॉलोअप अटैक करेगा। मगर ऊपर देखने पर उसने पाया कि बीस्ट का ध्यान अब उस पर नहीं था। उसका सिर हल्का सा ऊपर उठा हुआ था और उसके बड़े दांत भींचे हुए थे। कुछ सेकंड बाद वेयरवुल्फ पेड़ से पेड़ पर उछलता हुआ ऊपर चढ़ने लगा और आखिरकार इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां से उसने छलांग लगाई, हवा में अपने क्लॉज चमकाते हुए किसी चीज की तरफ, मगर पूरी तरह मिस कर गया। उसके टारगेट साइड में उड़ चुके थे और वो नीचे गिर पड़ा। आसमान में 2 लोग थे, एक आदमी और एक औरत, जिनकी पीठ पर बड़े फेदर्ड विंग्स थे। वो अपने पंख फड़फड़ाकर हवा में टिके हुए थे। ओह ग्रेट! ये लोग? ऑल्टर्ड हंटर ने बड़बड़ाया। लगता है कोई हमसे पहले पहुंच गया, फ्रैंक ने अपने साथी से कहा। इंडीड, सेडी ने जवाब दिया। मगर मुझे ज्यादा दिलचस्पी उस ऑल्टर्ड में है। ये यूजुअल टाइप जैसा नहीं लग रहा, काफी अग्रेसिव है, दिमाग कम चलाता है। हमें इसे क्वेश्चनिंग के लिए लाना होगा। मुझे फीलिंग है कि ये हाल की किलिंग से जुड़ा है, कंस्ट्रक्शन साइट वाली भी। दोनों तेजी से नीचे डाइव किए। जमीन पर उतरते ही पत्ते हवा में उछल गए। फ्रैंक ऑल्टर्ड हंटर की तरफ था, जबकि सेडी अब वेयरवुल्फ के सामने खड़ी थी। तुम्हें हमेशा ज्यादा डेंजरस दिखने वाले पसंद आते हैं, फ्रैंक ने कमेंट किया। व्हाइट रोज, तुम हमेशा हमारे रास्ते में क्यों आते हो? ऑल्टर्ड हंटर ने कड़वे लहजे में पूछा। क्योंकि सारे ऑल्टर्ड बुरे नहीं होते, फ्रैंक ने जवाब दिया। और तुम ऑल्टर्ड हंटर्स इस सच को इग्नोर करते हो। इस बार शायद तुम्हारे पास वैलिड रीजन था, मगर हमें पता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। अफसोस, हमें तुम्हें भी साथ ले जाना पड़ेगा। काश तुम अपनी बेवकूफ डॉगमा छोड़ देते तो व्हाइट रोज के बढ़िया मेंबर्स बन सकते थे। व्हाइट रोज एजेंट ने फिर से अपने पंख फड़फड़ाए और ऑल्टर्ड हंटर की ओर डैश किया। हंटर ने तलवार चलाई, मगर फ्रैंक ने शरीर साइड में झुका लिया। वार उसके मजबूत पंखों से टकराया। फिर एक और फ्लैप के साथ उसने ऑल्टर्ड हंटर को जमीन पर दे मारा। ये फोर्स किसी नॉर्मल इंसान का हाथ तोड़ देती, मगर ऑल्टर्ड हंटर्स नॉर्मल नहीं थे। व्हाइट रोज एजेंट ने मुक्का फेंका। बीच रास्ते में उसका हाथ एक अजीब टैलन में बदल गया और तलवार को जकड़ लिया। फ्रैंक ने पंख फड़फड़ाने शुरू किए,
तलवार को मजबूती से पकड़े हुए। ऑल्टर्ड हंटर ने जितना जोर लगाया, हथियार छूटा नहीं और कुछ ही पलों में वो हवा में उड़ चुका था। मगर ये ऑल्टर्ड हंटर की व्हाइट रोज से पहली भिड़ंत नहीं थी। उसके पास अभी भी कई ट्रिक्स थे। उसने एक डैगर निकाला जिस पर वही हरा लिक्विड लगा था। उधर फीमेल व्हाइट रोज एजेंट सस्पेक्टेड ऑल्टर्ड किलर से लड़ रही थी और ये उसके लिए उम्मीद से कहीं आसान साबित हो रहा था। उसने अपने पंखों से कई फेदर्स खींचे और वेयरवुल्फ की तरफ फेंक दिए। हैरानी की बात यह थी कि वेयरवुल्फ ने डॉज करने की कोशिश ही नहीं की। वो सीधा सेडी की ओर दौड़ा। फेदर्स लगे और तभी उसे एहसास हुआ कि वो जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। वो आयरन एरोज जितने सख्त थे उसके शरीर में धंसते चले गए और उसे पीछे धकेल दिया। वेयरवुल्फ ने जल्दी जल्दी उन्हें बाहर खींचा ताकि वूंड्स भर सकें। गुस्से में आकर उसने एक फेदर सेडी की तरफ फेंकने की कोशिश की, मगर वो पलटकर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल किसी नॉर्मल फेदर की तरह। लगता है ये तो बहुत इजी जॉब होने वाला है, सेडी ने ताना मारते हुए कहा। जब टॉम ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक तेज सफेद रोशनी की तरफ देखते हुए पाया। क्या हुआ? हम कहाँ हैं? टॉम ने इधर उधर उधर देखते हुए पूछा और उसकी नजर खाई पर पड़ी। गैरी कहाँ है? किसे पता? इन्होंने कंधे उचका दिए। हम तुम्हारे पीछे पीछे उसे ढूंढने आए थे और बदले में अपनी जान लगभग गवा बैठे। तुम्हें कोई आइडिया है कि आज मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूं? थोड़ा ध्यान से देखने पर टॉम को समझ आया कि वो और उसके क्लासमेट्स किसी पुलिस स्टेशन जैसी जगह पर थे। वो देख सकता था कि कई क्रिमिनल्स अंदर बाहर आ रहे थे और लेट आवर के बावजूद यूनिफॉर्म्स पहने लोग काम में व्यस्त थे। उसके पास इनू, मारी और शिन बैठे थे। इनू अब भी गुस्से में लग रहा था, मगर उसे भी पता था कि टॉम को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। मरी अभी तक शॉक से उबर रही थी और किसी ने उसे नर्व्स शांत करने के लिए हॉट चॉकलेट दे रखी थी। शिन घबराई हुई लग रही थी, नीचे देखते हुए अपनी उंगलियों से खेल रही थी, किसी से आई कांटेक्ट बनाने से बचती हुई। कुछ देर बाद खाई एक ऑफिस से बाहर निकला। गुड न्यूज एवरीवन, हम घर जा सकते हैं, उसने कहा। पुलिस हमें लिफ्ट भी देगी। इतनी रात हो गई है, शायद इसलिए भी कि हम दोबारा पार्क वाली चीज से न टकरा जाएं। वेट, तो हमें सबको रिपोर्ट नहीं देनी पड़ेगी? शिन ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। मैंने कहा था ना, मैं हैंडल कर लूंगा, बोला। जब तक तुम्हें अपनी सिविल ड्यूटी निभाकर वही कहानी दोहराने का शौक न हो, चलो निकलते हैं। मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे हो, लेकिन मुझे तो अच्छी नींद चाहिए। अगर सुबह उठकर भी हमें आज की सारी बातें याद रहीं, तब मानेंगे कि ये कोई क्रेजी ड्रीम नहीं था। बाकी सब शुक्रगुजार थे कि आखिरकार घर जा पा रहे थे। टॉम अब भी वरीड था, मगर वो जानता था कि अकेले जंगल में लौटना सीधी सुसाइड होगी। उसे ये भी नहीं पता था कि गैरी और दूसरा ओमेगा वुल्फ अभी भी वहां होंगे या नहीं। गैरी, प्लीज सेफ रहना। वैसे मैं सो क्यों रहा था? टॉम ने पूछा। और मेरा सिर क्यों दुख रहा है? बाकी सब ने बस सिन की तरफ देखा, चेहरे पर हल्की सी ग्रिन के साथ, जैसे उसे ही एक्सप्लेन करने दो। उधर जंगल में चार एडल्ट से कुछ दूरी पर एक और लड़ाई चल रही थी। यंग ऑल्टर्ड हंटर को नहीं पता था कि उसके पार्टनर की तरफ क्या हो रहा है, मगर उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। सामने खड़े ओपोनेंट पर फोकस करना जरूरी था। एक बार फिर ब्राउन वेयरवुल्फ ने ऑल्टर्ड हंटर के सिर पर स्वाइप किया। हंटर साइड में रोल कर गया, वार चूक गया और पेड़ से टकराया। पेड़ पर गहरे क्लॉ मार्क्स पड़ गए, खैर जैसे लकड़ी का बड़ा टुकड़ा ही उधड़ गया हो। इसकी ताकत जबरदस्त है। अगर ये मेरे सिर पर लगा तो गेम ओवर, उसने सोचा। फिर भी वो काम रहा। हर मौके पर वो वेयरवुल्फ को अपने इलेक्ट्रिफाइड बैटन से हिट करता रहा, जिससे इलेक्ट्रिक पावर उसे कुछ देर के लिए स्टन कर देती। आखिर ये ऑल्टर्ड कितने हिट्स झेल सकता है? इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो अब तक किसी हाथी को भी गिरा देती। क्या इसे किसी तरह की रेजिस्टेंस है या ये इतनी तेज हील कर रहा है? हंटर ने मन ही मन सोचा। जो भी हो, हर हिट के साथ इसकी मूवमेंट स्लो हो रही है। अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक बैटन से मारता रहा तो फिर सोर्ड निकालकर फिनिश कर सकता हूं। तुम मेरी पहली ऑल्टर्ड किल बनोगे और वही मुझे मेरे फर्स्ट स्टार की राह पर ले जाएगा। वेयरवुल्फ के ज्यादातर अटैक्स बस इंचेस से मिस हो रहे थे, मगर कभी कभी कोई वार लग भी जाता। दुर्भाग्य से क्रीचर के लिए उसकी स्ट्राइक्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि स्पेशल ऑल्टर्ड हंटर आर्मर को भेद सकें। फिर भी हर हिट उसे उसके एनिमी की खौफनाक ताकत याद दिला रहा था। ऑल्टर्ड हंटर को नहीं पता था कि वो कितनी देर से लड़ रहे हैं, बस इतना लग रहा था कि काफी समय बीत चुका है। और तभी उसने कुछ नोटिस किया।
ये छोटा हो रहा है। हंटर ने एक और अटैक डॉज किया और दोनों इलेक्ट्रिफाइड बैटन्स एक साथ उसकी पीठ पर मार दिए। बीस्ट ने चीख निकाली, मगर इस बार वो किसी जानवर की दहाड़ नहीं थी। वो दर्द में चीखते किसी इंसान की आवाज जैसी थी। मैं सही था। जैसे जैसे ऑल्टर्ड कमजोर हो रहा है, ये रिवर्ट कर रहा है। वेयरवुल्फ की स्पीड अब काफी घट चुकी थी और उसका शरीर बदलता जा रहा था। ऑल्टर्ड हंटर को लगा कि यही उसका चांस है। उसे इस बात की भी चिंता थी कि उसका पार्टनर अब तक दिखाई नहीं दिया। या तो वो ज्यादा मुश्किल में था या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया था। अब ब्राउन वेयरवुल्फ की मूवमेंट्स सुस्त और भारी हो चुकी थी। हंटर के लिए उसके स्विंग से बचना आसान हो गया। दोनों बैटन से उसने लगातार स्ट्राइक्स करने शुरू कर दिए। बाहों पर, छाती पर, टांगों पर, हर तरफ। ऑल्टर्ड हंटर की आंखों के सामने वेयरवुल्फ सिकुड़ता गया, यहां तक कि दोनों लगभग एक ही हाइट पर आ गए। उसके सिर के ऊपर का हरा फर फैलने लगा और आखिरकार उसके नीचे ह्यूमन स्किन दिखने लगी। मुझे लगा था ये कोई असली मॉन्स्टर है, लेकिन अब साफ है, इसके अंदर एक इंसान है। मैं ये कर सकता हूं। हंटर ने हौसला बांधा और बैटन घुमाकर वेयरवुल्फ के चेहरे की तरफ वार किया। एक बैटन उसके बड़े स्नाउट पर लगा और उसका चेहरा एक तरफ चटक गया। बड़े बड़े दांत रिवर्ट होने लगे, स्नाउट भी सिकुड़ने लगा। हंटर रुका नहीं। दूसरा बैटन भी दूसरी तरफ से लगा, स्नाउट और छोटा होता गया। थर्ड टाइम्स द चार्म, दोनों बैटन्स फिर से सिर पर पड़े और इस बार हिट पूरी तरह सक्सेसफुल रही। उसके नीचे एक इंसानी चेहरा साफ दिखने लगा। मगर उसी पल वेयरवुल्फ ने आखिरी डेस्परेट अटैक किया। उसका क्लॉ ऑल्टर्ड हंटर का मास्क चीरता हुआ निकल गया। इसके बाद क्रीचर जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह एग्जॉस्टेड और पूरी तरह ह्यूमन फॉर्म में रिवर्ट हो गया। श्ट, मास्क टूट गया। ऑल्टर्ड हंटर ने सोचा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वैसे भी मरने वाला है। अब मेरा चेहरा देख भी ले तो क्या। उसने खुद को काम किया और मन में नोट बना लिया कि अगली हंट से पहले नया मास्क लेना होगा। ये एक टफ फाइट थी और एक तरह से यंग ऑल्टर्ड हंटर लकी भी था कि उसका टारगेट पहले ही दूसरे वेयरवुल्फ से लड़कर घायल हो चुका था। अगर ऐसा न होता तो शायद इस ड्यूल का आउटकम कुछ और ही होता। बैटन्स वापस रखते हुए उसने एक शॉर्ट सोर्ड निकाली और एक हाथ में थाम ली। धीरे से उसने हथियार से ह्यूमन बॉडी को पलटा, अपने पहले किल का चेहरा हमेशा के लिए याद रखने के इरादे से। गैरी। जैसे ही उस युवा ऑल्टर्ड हंटर ने वेयरवुल्फ का चेहरा पहचाना, वह लगभग पीछे की ओर गिर ही पड़ा। वह भयानक जानवर अब पूरी तरह इंसानी रूप में लौट चुका था। उसके सामने एक किशोर लड़के का नंगा शरीर पड़ा था, जिस पर जगह जगह खरोंचों और पंजों के गहरे निशान थे। ये सारी चोटें दूसरी वेयरवुल्फ से हुई लड़ाई की थीं। अब मैं क्या करूं? युवा ऑल्टर्ड हंटर पूरी तरह घबरा गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह मारने वाला है, उसे वह जानता होगा। ये पक्का करने के लिए कि कहीं उसका दिमाग उसके साथ खेल तो नहीं कर रहा। सिर्फ हरे बालों की वजह से वह किसी और को पहचानने की गलती तो नहीं कर रहा। उसने शरीर को एक बार फिर पलट दिया। अंधेरे की वजह से वह थोड़ा और पास आया ताकि चेहरा साफ देख सके। तभी जमीन पर पड़े लड़के ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी नजर धुंधली थी, पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था। सब कुछ कमजोर और थका हुआ लग रहा था, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। ब्लेक! गैरी के मुंह से निकल गया। वह अब भी ठीक से हिल नहीं पा रहा था। अपना चेहरा छूते हुए ऑल्टर्ड हंटर को याद आया कि उसका मास्क टूट चुका है। वही मास्क जो उसकी पहचान छुपाने के लिए था। उसने मेरा चेहरा देख लिया। उसे पता चल गया कि मैं ऑल्टर्ड हंटर हूं। अब मैं उसे जाने नहीं दे सकता। वैसे भी वो खुद एक ऑल्टर्ड है, तो मुझे बस उसे खत्म करना होगा। ब्लेक ने अपने हाथ में पकड़ी छोटी तलवार की ओर देखा, लेकिन उसकी उंगलियों में उसे कसकर पकड़ने की ताकत नहीं बची थी। वह उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन अब वह हिचक रहा था। ऊपर से गैरी उस पर हमला नहीं कर रहा था। वह तो पूरी तरह बेबस और उलझा हुआ लग रहा था। मैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा क्लासमेट है। मुझे नहीं पता वो इतना भयानक रूप कैसे बन गया, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उसने मेरी मदद की थी। उसने ईटन हाई के उन गुंडों से मुझे बचाते हुए खुद वार झेला था। मेरा सिर बुरी तरह दर्द कर रहा है, गैरी ने कराहते हुए कहा और धीरे धीरे खुद को उठाया। उसे अचानक ठंड सी लगी। तब उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर कपड़े ही नहीं हैं। साथ ही वह यह भी समझने लगा कि वह किसी अनजान जंगल के बीच खड़ा है। मैं यहां क्यों हूं? मेरे साथ हुआ क्या? और मैं नंगा क्यों हूं? गैरी सवालों की बौछार करने लगा, जबकि वह पास पड़ा सबसे बड़ा पत्ता उठाकर अपनी इज्जत ढकने की कोशिश कर रहा था।
क्या? तुम्हारा मतलब है तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम्हें याद नहीं कि तुम यहां कैसे आए या अभी क्या हुआ? ब्लेक लगभग चिल्ला पड़ा, हाथ में पकड़ी तलवार हिलाते हुए। उसी तलवार को देखते हुए गैरी की नजर ब्लेक के अजीब कपड़ों पर गई और फिर उसकी कमर में लगे बैटन्स पर। यह तो बिल्कुल उस दूसरे आदमी जैसा दिखता है, बस थोड़ा छोटा। रुक जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? धीरे धीरे गैरी को सब कुछ जोड़ता हुआ समझ आने लगा। आखिरी चीज जो उसे याद थी वो थी सिस्टम का यह बताना कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है, और फिर वो दर्द, एक ऐसी यातना जिसे वह कभी दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। वह अंदाजा लगा सकता था कि उसका वेयरवुल्फ रूप जंगल की ओर भाग गया होगा। ब्लेक, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, गैरी ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, और पत्ता नीचे गिर गया। टॉम कहाँ है? वो ठीक है ना? मैंने उसे चोट तो नहीं पहुंचाई? किसी और को तो नहीं? ब्लेक देख सकता था कि गैरी सच में परेशान है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। एक ऑल्टर्ड को अपने कर्मों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, भले ही ये उसका पहला पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो। कुछ भी याद न होना, ये अजीब था। सही है, टॉम उन बाकी लोगों के साथ था। मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है, लेकिन मुझे फैसला लेना होगा। गैरी जानता है कि मैं कौन हूं, फिर भी उसे परवाह नहीं दिख रही। क्या मैं सच में उसकी बातों पर भरोसा कर सकता हूं और उसे जाने दूं? टॉम और तुम्हारे दोस्त ठीक हैं, ब्लेक ने कहा। कम से कम जब मैंने आखिरी बार देखा था, तब तो थे। गैरी ने राहत की सांस ली। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो दूसरे लोग कौन थे, लेकिन उसके पास एक तरीका था यह पक्का करने का कि टॉम जिंदा है। इस वक्त उसे कोई मार्किंग दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने तुरंत सिस्टम स्क्रीन खोल दी। एनर्जी 10 आउट ऑफ 120 वेयरवुल्फ फॉर्म बनाए रखने में असमर्थ। एनर्जी बेहद कम होने के कारण इमरजेंसी और पैसिव हीलिंग उपलब्ध नहीं। हेल्थ 20। मार्क 2 आउट ऑफ 5, ये उसके सबसे कम आंकड़े थे जो गैरी ने कभी देखे थे। लेकिन उसे ये जानकर हैरानी हुई कि वह इंसानी रूप में इसलिए लौटा था क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी। अगर ऐसा था तो शायद उसे अगली फुल मून पर ट्रांसफॉर्मेशन से बचने का एक तरीका मिल गया था। हाँ, ब्लड लस्ट को संभालने के लिए उसे कुछ और सोचना पड़ेगा और उसकी लड़ने की ताकत भी बहुत कम हो जाएगी। 2 आउट ऑफ 5, इसका मतलब टॉम और गिल दोनों जिंदा हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन फिर भी सवाल वही था, वह यहां क्यों है? और ब्लेक से उसकी मुलाकात कैसे हुई? देखो ब्लेक, गैरी ने कहा, हम सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन तुम्हें समझना होगा, मैं कोई नॉर्मल ऑल्टर्ड नहीं हूं। अगर मैं वादा करूं कि किसी को नहीं बताऊंगा, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? हम टीममेट्स हैं ना? याद है आज मैदान पर हमने साथ में कितना अच्छा खेला था। नंगा किशोर धीरे धीरे पीछे हटने लगा, ये सोचते हुए कि भागे तो किधर। तभी ब्लेक ने भी अपनी तलवार रख दी और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। गैरी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने मेरी मदद की थी, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, बस मेरी फैमिली। तभी एक जोरदार हुंकार गूंज उठी। दोनों ने उसी दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। ब्लेक समझ गया कि अब समझाने का समय नहीं है। गैरी, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, तुम्हें यहां से निकलना होगा। गैरी भी मान गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जाए तो किधर। उसे यह भी नहीं पता था कि वह असल में कहां है। चारों ओर देखते हुए ब्लेक को उसकी परेशानी समझ आ गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आवाज के उल्टे भागो। अगर वो लोग तुम्हें मिल गए, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ब्लेक ने उस दिशा के उलट इशारा किया जहां से हुंकार आई थी। गैरी भागने लगा, पत्ता उठाते हुए। हे! भागते भागते गैरी पलटा। मैं इसे नहीं भूलूंगा ब्लेक, तुम्हारा राज मेरे साथ सुरक्षित है। ब्लेक ने मुट्ठी भींच ली और सिर झुका लिया। न सिर्फ वह एक ऑल्टर्ड को मारने में नाकाम रहा था, बल्कि उसने उसे भागने में मदद भी कर दी थी। उसका पहला स्टार, उसका सपना, सब हाथ से निकल गया था। अगर ये बात कभी बाहर आई, जंगल में लड़ाई अब भी जारी थी, फ्रैंक और ऑल्टर्ड हंटर के बीच। साफ था कि दोनों ने ही अपने अपने विरोधी को कम आंका था। काले फर वाले वेयरवुल्फ पर जब अजीब से पंख लगे थे, उसके बाद सेडी के लिए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना आसान नहीं रहा। अब वह जानवर पेड़ों के बीच दौड़ दौड़ कर खुद को ढक रहा था, जिससे सेडी के हमले निशाने पर नहीं बैठ पा रहे थे। फिर भी कभी कभी कोई वार लग ही जाता, मगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वेयरवुल्फ बस पंखों को अपने शरीर से खींचकर निकाल देता और उसकी देह तुरंत भरने लगती। इस चीज की हीलिंग स्पीड तो सच में दिमाग खराब कर देने वाली है। आह, हम जंगल के पास ही क्यों थे? उड़ भी जाऊं तो अपने पूरे ताकत वाले अटैक्स इस्तेमाल नहीं कर सकती।
सेडी इस हालात से बुरी तरह चिढ़ चुकी थी और तब भी उसने महसूस किया कि वेयरवुल्फ ऊपर से उस छपट पड़ा है। व्हाइट रोज एजेंट ने तुरंत अपने पंख लपेटकर खुद को ढक लिया। उसके पंजे हैरानी भरी मजबूती से पंखों को जकड़ पाए और सेडी के चेहरे पर दर्द की लकीर खिंच गई। उसके पंख सामान्य स्टील से भी ज्यादा सख्त थे और काफी समय बाद उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ था। उसने पंख फड़फड़ाने शुरू किए। उम्मीद थी कि जानवर छोड़ देगा, लेकिन तब तक वह अपने पंजे उसके भूरे पंख में गरा चुका था। वहां से खून टपकने लगा। फ्रैंक, जरा मदद करोगे? सेडी चिल्लाई। उसे नहीं लग रहा था कि वह हार रही है, लेकिन उसे पता था कि पार्टनर की मदद से यह अजीब ऑल्टर्ड कहीं आसान हो जाएगा। मेरे लिए भी सब कुछ आसान नहीं है, समझी? फ्रैंक ने पलटकर चिल्लाया। उसने अपने पंख पहले ही शरीर में वापस समा लिए थे। लड़ाई के दौरान वह सीयर्ड स्वॉर्ड से कई बार घायल हो चुका था और दर्द अब भी बना हुआ था। वह हथियार हाई क्लास था। इस वक्त फ्रैंक अपने हाथों से लड़ रहा था, जो अब पंजों जैसे दिख रहे थे। उसकी कुछ उंगलियां ऐसे लग रही थी जैसे आपस में जुड़ी हो और उनके सिरे पर एक मोटा बड़ा नाखून हो। वह और बड़ा ऑल्टर्ड हंटर लगातार टकरा रहे थे। फ्रैंक वारों से बचता रहा, लेकिन ज्यादातर उसे रोकना पड़ रहा था। हमला करने का मौका कम मिल रहा था। फिर भी उसके पंजे हथियार की गर्मी सा पा रहे थे। काफी स्किल्ड हो तुम, फ्रैंक मुस्कुराते हुए कहा। क्या हो, 3 स्टार हंटर? ऐसे ही रैंक करते हो ना तुम लोग? स्लाव जैसी जगह पर तुम जैसा कोई क्या कर रहा है? लेकिन सामने वाला बातों में वक्त बर्बाद करने के मूड में नहीं था। उसने सीधा फ्रैंक पर तलवार चलाई। उसके एक पंजेदार हाथ को हटाया और कंधा मारकर उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया। वह फिर से तलवार से वार करने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे कूदना पड़ा। जहां वह एक पल पहले खड़ा था, वहां जमीन पर 3 पंख पड़े थे। तुम्हें मेरी मदद करनी थी, उल्टा नहीं, सेडी ने शिकायत की। अब उसके पैर भी बदल चुके थे, जिससे वह एक बर्ड टाइप ऑल्टर जैसी लग रही थी। उसके पंजेदार पैरों के नीचे काला वेयरवुल्फ छटपटा रहा था। उसके दोनों हाथ सेडी के पैरों में जकड़े हुए थे। तुम ऑल्टर्ड लोग अपनी मौजूदगी से आई तबाही को देख ही नहीं पाते, ऑल्टर्ड हंटर चिल्लाया। हम दोनों जानते हैं कि यह जानवर कोई अपवाद नहीं, बल्कि नियम है। अगर यह फैल गया तो भविष्य कैसा होगा, जरा सोचो। अगर हम न होते तो आज वो बच्चे मर गए होते। अगले ही पल सेडी के पैर में तेज दर्द उठा। उसे एहसास हुआ कि वेयरवुल्फ ने अपने जबड़ों का इस्तेमाल करते हुए जोरदार काट लिया है। उसने गर्दन मोड़कर दिखा दिया कि वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा लचीला है। उसके बड़े थूथन और ताकतवर जबड़ों ने उसके पैर को भेद दिया था। रिफ्लेक्स में सेडी ने पकड़ ढीली कर दी और उसी पल जानवर आजाद हो गया। उसने जोरदार हुंकार भरी और जंगल में दूसरी दिशा की ओर भाग निकला। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और वह लगभग उनकी नजरों से ओझल हो चुका था। तुम्हारी इसी नाकामी की वजह से यह भाग गया, ऑल्टर्ड हंट चिल्लाया। अब यह फिर से तांडव मचाएगा। कहते हुए वह फ्रैंक से मुंह मोड़कर वेयरवुल्फ की उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। हम किसके पीछे जाएं? फ्रैंक ने पूछा। उस भाड़ में जाए, ऑल्टर्ड हंटर, सेडी चिल्लाई। कम से कम वो जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो चीज तो पूरी तरह जंगली जानवर है। आखिरकार ब्लेक द्वारा बताई दिशा में भागते भागते गेरी खुली सड़क पर आ पहुंचा। उसने सड़क के किनारे किनारे दौड़ने का फैसला किया। उम्मीद थी कि कहीं न कहीं पहुंच जाएगा, लेकिन वह इतनी हालत में था कि किसी को अपना हाल दिखाना नहीं चाहता था। इसलिए सड़क के बीच की बजाय जंगल की तरफ किनारे किनारे ही चलता रहा। भागते हुए भी आज जो कुछ हुआ था वह उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास सिर्फ 10 एनर्जी बची है और फुल मून अभी भी ऊपर है। ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। गैरी ने खुद से पूछा, मानो उम्मीद कर रहा हो कि उसका हमेशा चुप रहने वाला वेयरवुल्फ सिस्टम अब कोई जवाब देगा। जाहिर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे ये भी नहीं पता अभी समय क्या है। फुल मून खत्म होने में कितना वक्त लगेगा? क्या मुझे सूरज निकलने तक इंतजार करना होगा या पूरे एक दिन तक? जो हुंकार पहले सुनाई दी थी वो शायद बिली की थी। वो भी मेरी तरह ही इससे गुजर रहा होगा। लेकिन अगर वो अभी मुझसे मिल गया और मैं इस हालत में हुआ, तो वो मुझे सेकंडों में खत्म कर देगा। दूसरी तरफ, अगर मैं कुछ खा लूं, अगर मेरी एनर्जी वापस आ गई, तो क्या मैं अपने आप फिर वेयरवुल्फ बन जाऊंगा? क्या मैं ये रिस्क ले सकता हूं? ब्लेक अकेला नहीं था वहां। अगर मैंने कुछ याद नहीं रखा और यह सब फिर हुआ। गैरी सड़क के साथ आगे बढ़ता रहा। सोचते सोचते उसकी यादों के टुकड़े लौटने लगे। काले फर वाले वेयरवुल्फ से लड़ाई
और ये एहसास कि उसने वहां कुछ खास अच्छा नहीं किया था। तभी जंगल के किनारे एक छोटा सा स्क्विरल दिखाई दिया। उसी पल उसका पेट जोर से गुर्राया। एक स्क्विरल से तो कुछ नहीं होगा, शायद थोड़ी एनर्जी मिल जाए और मैं साफ सोच पाऊं। गेरी ने खुद को समझाया, जबकि उसके मुंह से लार टपकने लगी। वह उस जानवर के पीछे दौड़ पड़ा और अनजाने में सड़क पर निकल आया। कुछ सेकंड बाद ही उसकी आंख के कोने से तेज रोशनी दिखी। गेरी ने मुड़कर देखा। वह बहुत करीब आ चुकी थी। वह जंगल में कूदने वाला था, लेकिन उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। अब भी कमजोर थे। किस्मत से ठीक इंचों पहले कार चीखती हुई रुक गई। मरने का इरादा है क्या बच्चे? गाड़ी के अंदर से गुस्से भरी आवाज आई और दरवाजा जोर से खुला। कोई बाहर उतरा, लेकिन तेज रोशनी की वजह से गैरी देख नहीं पाया कि वो कौन है। ये क्या? तुम नंगे क्यों हो? और ये सारे जख्म? तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? आवाज में गुस्सा अब चिंता में बदल चुका था। अजनबी को अपनी कार से उतरते देख गैरी के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया, भाग जाओ। नहीं, मुझसे दूर रहो। मेरे पास रहना खतरनाक है। अगर कोई मेरे करीब रहा तो मुमकिन है कि मैं उसका दिमाग बेकाबू घूम रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जंगल की तरफ। अरे रुको! कहाँ जा रहे हो बच्चे? इस हालत में बाहर नहीं रह सकते। अजनबी चिल्लाया और फुर्ती से गैरी के पास पहुंच गया। उसी पल गैरी की एनर्जी और गिर गई। एनर्जी आठ एक 120 थकान से गैरी लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा था, लेकिन अजनबी ने उसे संभाल लिया। वह उसे आसानी से उठाकर कार की पिछली सीट पर ले गया और लिटा दिया। गैरी की आंखें बंद हो गई और वह हल्की सी नींद में चला गया। अजनबी कार चलाता रहा, सड़क के साथ साथ जंगल की ओर घबराहट में देखता हुआ, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। आखिरकार जब वह खुद जंगल में जाने ही वाला था, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने आया हुआ मैसेज पढ़ा। आह, तो मतलब मैं बेकार ही यहां तक आ गया? नहीं नहीं, कम से कम वो सुरक्षित तो है। डैड को मत बताना। क्या सच में उसे लगता है कि वो ये बात उनसे छुपा पाएगी? वह खुद से बड़बड़ाया और गहरी सांस छोड़ी। उसकी बुदबुदाहट से गैरी थोड़ा जाग गया। आंखें खोलते ही उसने खुद को उसी अजनबी की कार में पाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सोचे। क्या सच में उस आदमी ने सिर्फ दिल की अच्छाई से उसे बचाया था? दुर्भाग्य से उसके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे। उसकी हालत पहले जैसी ही थी। सबसे ऊपर था पेट से उठता भयानक दर्द, जैसे कोई अंदर हाथ डालकर सब कुछ खींच रहा हो। अजीब बात यह थी कि इस बार दर्द पिछली बार जितना असहनीय नहीं लग रहा था। गैरी ने अंदाजा लगाया कि शायद वह उस भयानक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका था। उसके मुकाबले यह तो लगभग कुछ भी नहीं था। आज किस्मत तुम्हारे साथ है, स्ट्रीकर किड। मेरे प्लान्स कैंसिल हो गए, तो अब मैं तुम्हें संभाल सकता हूं। आदमी बोला। साफ था कि उसे पता था गैरी जाग चुका है। बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या? कपड़े क्यों नहीं हैं? और इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? गैरी ने अपने उद्धारकर्ता को देखने की कोशिश की, लेकिन सामने की सड़क पर टिकी नजर की वजह से वह सिर्फ रियर व्यू मिरर में उसकी आंखें ही देख पाया। फिर भी उसने कुछ बातें नोटिस की। सबसे पहले कार, सीट्स की क्वालिटी, अंदर की जगह, स्टीयरिंग पर लगा ब्रांड, सब कुछ बता रहा था कि यह काफी महंगी गाड़ी है, शायद इंपोर्ट भी। फिर खुद वह आदमी। साइड से उसकी शॉर्ट स्लीव शर्ट के नीचे से उभरी हुई ट्राइसेप मसल साफ दिख रही थी। वह बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, शायद गैरी से कुछ इंच ही ऊंचा, पर उसके हाथ में जरा भी फालतू चर्बी नहीं दिखती थी। ये तो जिम के कोच से भी ज्यादा रिप्ड है। ये आदमी है कौन? गैरी ने मन ही मन सोचा। चलो स्ट्रीकर बॉय, जवाब दो। अभी मैं दरिया दिल हूं, लेकिन अगर बोलने का मन नहीं है तो सीधे पुलिस स्टेशन छोड़ दूंगा। उसने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। गैरी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी झुंझलाहट उसी की वजह से है या उन प्लान्स की जो बिगड़ गए थे। नहीं, प्लीज, पुलिस नहीं। गैरी तुरंत गिड़गिड़ाया। उसे पता था अब पुलिस के पास उसका ब्लड रिकॉर्ड है। अगर उसे ले जाया गया तो वे उसे बाकी मामलों से जोड़ सकते हैं। यह किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन वह कहे तो क्या? ये बस मैं स्कूल में बुलीड होता हूं। आज उन्होंने मुझे यहां बुलाया, फिर मेरे सारे कपड़े ले लिए। मैं लड़ नहीं सकता। उनके कनेक्शंस हैं। गैरी ने झूठ बोला। उसने रोने की कोशिश भी की, लेकिन आवाज टूटे हुए सिसकियों से ज्यादा कुछ नहीं निकली। कहानी उसे काफी बिलीवेबल लगी। हाँ, इससे शरीर पर पड़े तमाम स्क्रैचेस एक्सप्लेन नहीं होते थे। गैरी बस यही दुआ कर रहा था कि अजनबी उन बातों पर ध्यान न दे। किस्मत से उस आदमी ने ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। मेरी संवेदनाएं।
लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं मिल गया, उसने कहा। तो फिर कहाँ जाने का इरादा था? घर छोड़ दूं? गैरी की हालत में घर आखिरी जगह थी जहां वह जाना चाहता था। वह बस चाहता था कि यह सब खत्म होने तक उसे अकेला छोड़ दिया जाए। लेकिन वह स्टोरेज वेयरहाउस में छोड़ने को कैसे कहता? ऊपर से उसे यह सोचकर ही डर लग रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा था। अगर मैं इसके साथ रहा तो मुमकिन है कि मैं इस पर भी हमला कर दूं। गैरी घबरा गया। फिर चुप, स्कूल की परेशानी के ऊपर घर की परेशानी भी? आदमी बोला। देखो, एक एहसान कर देता हूं। मैं फिलहाल होटल में ठहरा हूं और रूम जरूरत से कहीं बड़ा है। एक्स्ट्रा बेड्स हैं। चाहो तो आज रात वहीं रुक जाओ। सुबह निकल जाना जो मन हो करना, कोई सवाल नहीं, ठीक? यस सर। गैरी ने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ। शायद कमरे में पहुंचकर या उसके सो जाने के बाद वह चुपचाप निकल सकता था। रात काफी हो चुकी थी। सर, क्या मैं सच में इतना बूढ़ा दिखता हूं? आदमी ने शिकायत की। कमबख्त, मैं ऐसे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो जाता हूं? शायद इसलिए कि ये मुझे अपनी हालत याद दिलाते हैं। उसने सिर खुजलाया। थोड़ी देर बाद कार एक बेहद शानदार होटल के सामने रुकी, जो सी पेन के आखिरी छोर पर था। स्लव का यह इलाका काफी पॉश माना जाता था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि यह येलो स्टैक से ज्यादा दूर नहीं था। कार से उतरते ही गैरी को उस आदमी को ठीक से देखने का मौका मिला। वह अचानक अपनी शर्ट उतार रहा था। हार्ड एब्स और नीचे की पूरी कसी हुई देह साफ दिख रही थी। अगले ही पल उसने शर्ट बच्चे की तरफ फेंक दी। इसे पहन लो और अभी मेरे पीछे रहो, उसने आदेश दिया। गैरी ने वैसा ही किया। किस्मत से वह आदमी उससे थोड़ा बड़ा था, जिसे शर्ट खींचकर वह अपने शरीर के खुले हिस्सों को ढक सका। अब पास से देखने पर गैरी को लग रहा था कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है। चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ। वेलकम बैक मिस्टर टाइगर। क्या आपके रूम में किसी मदद की जरूरत है? एक महिला आवाज ने आदर से कहा। होली शिट, यही है जेडन टाइगर, हमारे देश के टॉप ऑल्टर्स में से एक। ये स्लाउ जैसे श्तोल में क्या कर रहा है? गैरी, जो ऑल्टर्ड फाइटिंग का जबरदस्त फैन था, सरनेम सुनते ही पहचान गया। किसी और दिन होता तो वह आइडल से मिलने और उसके साथ ठहरने के मौके पर फैन बॉय बन चुका होता। लेकिन आज वह सिर्फ डरा हुआ था। वह एक मुश्किल से निकलकर दूसरी और भी बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। गैरी को अपनी एक्साइटमेंट पर जबरदस्ती काबू रखना पड़ रहा था। दिल अंदर से बेकाबू होकर चिल्ला रहा था, मगर वो और ज्यादा एनर्जी बर्बाद करने की हालत में नहीं था। फिर भी जेडन से मिलने में एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग जरूर थी। अगर गैरी अचानक टर्न कर जाता तो उसे पूरा भरोसा था कि ऑल्टर्ड सुपरस्टार उसे फाइट में दबा सकता है। मगर उसके बाद क्या होता, ये वो नहीं जानता था। इसी वजह से उस हाई स्कूलर ने तय कर लिया था कि वो कभी उस पॉइंट तक जाएगा ही नहीं। रिसेप्शनिस्ट गैरी की बदहवास हालत देखकर हैरान जरूर हुई, मगर कुछ बोली नहीं। जब वो वीवीआईपी के पीछे पीछे एलिवेटर में गया, जेडन ने ये नहीं झूठ बोला था कि उसका कमरा एक आदमी के लिए जरूरत से ज्यादा बड़ा था। लेकिन उसने एक बहुत ही अहम बात बताना भूल गया था। वो टॉप फ्लोर के पेंट हाउस में ठहरा हुआ था। कमरा अकेला ही उस अपार्टमेंट से लगभग 5 गुना बड़ा था, जहां गैरी अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। कांच की खिड़कियों से पूरा स्लाव टाउन दिख रहा था। यही वो जिंदगी थी जिसके बारे में गैरी ने एक दिन ऑल्टर्ड बनने के सपने देखे थे। मगर अफसोस, इस वक्त वो इसे एंजॉय नहीं कर पा रहा था। अब भी उलझे हुए गैरी को वहीं छोड़कर जेडन एक कनेक्टिंग रूम में गया और नई शर्ट पहनकर लौटा। फिर उसने ब्रीफ्स, सॉक्स, ट्राउजर्स और एक जैकेट उसकी तरफ उछाल दी। इनसे तुम कल टाउन में घूम सकोगे बिना पुलिस को अलार्म किए। हॉल के नीचे जाओ, शावर्स राइट साइड में है। टूथब्रश और बाकी सब हर रूम में है। देर हो चुकी है और मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है। कपड़े रख लेना, लौटाने की जरूरत नहीं। जब मन करे निकल जाना, और अगर मैं तब तक जा चुका हूं तो हैरान मत होना। जेडन ने कहा। फ्रिज में जो भी है बेझिझक खा लेना। मुड़कर ऑल्टर्ड सुपरस्टार अपने कमरे का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि कुछ सेकंड बाद रुक गया और फिर से खोल दिया। देखो, दुनिया में हालात अभी टफ है, मगर अगर तुम खुद कुछ नहीं करोगे तो शायद हमेशा इसी हालत में फंसे रह जाओगे। तुम्हारी जिंदगी पर सबसे बड़ा असर तुम्हारा अपना होता है। किसी चीज के होने का इंतजार मत करो, खुद बदलो और उसे होने पर मजबूर करो। कहते हुए जेडन ने मुट्ठी बांधी और आगे की तरफ घुमाई। गैरी समझ गया कि वो उसे अपने बुलीज के सामने खड़े होने की सलाह दे रहा था। हाई स्कूलर हल्के से मुस्कुराया और सिर हिला दिया।
सोचते हुए कि अभी उसकी प्रॉब्लम बुली से लड़ना नहीं थी, बल्कि खुद को उन्हें मारकर खा जाने से रोकना था। दरवाजा बंद होते ही ये गैरी के लिए निकल जाने का सबसे अच्छा मौका था। जल्दी जल्दी दिए गए कपड़े पहनकर वो बाहर जाने ही वाला था, मगर अचानक रुक गया अपनी हालत पर सोचते हुए। अभी वो ऐसी जगह पर था जहां आसपास कोई और नहीं था, और जो एकमात्र इंसान यहां मौजूद था वो उसे काबू में रखने जितना ताकतवर था। अगर बिली ने फिर से हमला करने की कोशिश की तो वही इंसान उसे उस दूसरे वेयरवुल्फ से बचा सकता था। उसका परिवार अभी भी यही समझ रहा था कि वो टॉम के यहाँ है। बस एक बात उसे परेशान कर रही थी, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। फोन में नंबर सेव करने के बाद उसने कभी याद रखने की जरूरत ही नहीं समझी थी। दुर्भाग्य से उसका फोन स्टोरेज वेयरहाउस में ही छूट गया था, और ऊपर से इस वक्त वो खुद भी उसके लिए खतरा था। टीवी के ऊपर लगी एक सजी धजी क्लॉक ने बताया कि रात के 3 बज चुके थे। सूरज बस कुछ घंटों में निकलने वाला था, इसलिए उसने यहीं रुककर इंतजार करने का फैसला किया। बड़े से सोफा पर बैठकर वो इंतजार करता रहा, और कुछ देर बाद सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया। एनर्जी 4। अगर मेरी एनर्जी 0 हो गई तो क्या मैं हिल भी पाऊंगा? सोचते सोचते गैरी खुद को फ्रिज की तरफ चलते हुए पा रहा था। डोर खोलते ही वो चौंक गया। अंदर हर तरह का प्रोटीन भरा हुआ था। स्टेक्स, चिकन, लैम और न जाने कितने तरह का एनिमल मीट। और मुंह में से अपने आप सलाइवा टपकने लगी। उसे यकीन था कि इसमें से आधा पाउंड भी उनकी छोटी सी अपार्टमेंट के रेंट से महंगा होगा। टॉप क्लास ऑल्टर्ड से यही उम्मीद की जाती है। गैरी ने खाना उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर कुछ इंच पहले ही रुक गया। अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया तो? नहीं, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। उसने एक रॉ स्टेक उठाया और बहुत धीरे धीरे संभल कर उसका एक छोटा सा बाइट लिया। पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी ताकि वो उसे एक ही बार में निगल न जाए। दांत भींचे हुए दूसरा हाथ खुद को रोकने में लगा हुआ था। एनर्जी बढ़कर, छह, मैं कर सकता हूं। अगर थोड़ा थोड़ा खाऊं, एनर्जी को ज्यादा ऊपर जाने से रोकूं तो सब ठीक रहेगा। जब कम होगी तब एक और बाइट ले लूंगा। हाँ, बस खुद को रोक कर रखना है, गैरी ने सोचा। इसी तरह वो खुद से लड़ता रहा। कई बार उसका शरीर अपने आप हिलने लगा था। ये एक ऐसी मानसिक यातना थी जो गैरी ने पहले कभी नहीं झेली थी। मगर एक अनंत से लगने वाले वक्त के बाद आखिरकार वो नजारा दिखाई दिया। बड़ी कांच की खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, और चांद गायब हो रहा था। कुछ देर बाद सिस्टम ने फिर नोटिफाई किया। यू हैव सक्सेसफुली सर्वाइव्ड अ फुल मून। द ब्लेसिंग ऑफ द मून हैज पास्ड 30 days until the next full moon. मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। गैरी खुशी से उछल पड़ा और सीधा फ्रिज की तरफ भागा। उसने जानबूझकर खुद को रोका हुआ था ताकि एनर्जी इतनी रिकवर न हो जाए कि वो फिर से ट्रांसफॉर्म कर जाए। उसे डर था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अगली फुल मून तक या उससे भी ज्यादा दिनों तक चल सकती है। मगर सिस्टम के हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला था। सुबह सुबह जेडन का अलार्म 6:30 पर बजा। उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि वो लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे उम्मीद थी कि वो किसी कमरे में गहरी नींद में सो रहा होगा, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो रात में ही गायब हो गया हो। फिर भी जेडन का जमीर शांत था। उसने एक अच्छा काम किया था, और अब वो बस उस लड़के के लिए अच्छा ही चाह सकता था। स्नैक ढूंढने वो फ्रिज की तरफ गया, मगर डोर खोलते ही उसके मुंह से लगभग चीख निकल गई। ये क्या बकवास है? मैंने तो कल ही इसे भरवाया था। क्या उस बच्चे ने सब खा लिया? नहीं, ये नामुमकिन है। इसमें तो हफ्ते भर का सामान था, कहीं चुरा कर बेचने के लिए तो नहीं ले गया? उफ, छोड़ो ये सब। अब मैं खाऊं क्या? इससे कुछ पहले व्हाइट रोज के दोनों एजेंट्स पुलिस स्टेशन लौट चुके थे। केस की रिपोर्ट देने के साथ साथ वो एक बात कंफर्म करना चाहते थे। जो फेदर उन्हें मिला था, उस पर अभी भी उस ब्लैक वेयरवुल्फ का खून लगा हुआ था जो भाग निकला था। सेडी चाहती थी कि उस खून को बिली से मैच कराया जाए। ये उसकी हंच थी, और बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। रिपोर्ट देने के बाद दोनों बाहर निकले। अब भी उस खतरनाक ऑल्टर्ड को पकड़ न पाने की फ्रस्ट्रेशन में वो पुलिस स्टेशन में ही थे जब एक और ऑफिसर उनके पास आया, अच्छी खबर लेकर। हमें एक ऐसा आदमी मिला है जो कहता है कि वो बिली को जानता है, यंग ऑफिसर रूगेम ने बताया। बिली ड्रॉप आउट है, इसलिए उसे जानने वाले ढूंढना मुश्किल था। मगर हैरानी की बात है कि एक सस्पेक्ट ने कहा कि उसने उसे कहीं और देखा है। उसके मुताबिक आखिरी बार उसने उसे अंडरग्राउंड फाइट्स में देखा था, और उसके हिसाब से ये फाइट्स इस टाउन में काफी अक्सर होती हैं।
यह सुनते ही सेडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंडरग्राउंड फाइटर। हाँ, तो वहां ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने उसे देखा होगा और जो उसे जानते होंगे। फ्रैंक, लगता है हमें अंडरकवर जाना पड़ेगा। चलते चलते फ्रैंक ने देखा कि सेडी लंगड़ा रही थी। ऑल्टर्ड फॉर्म में उसे चोट लगी थी और उसे लगा कि अब तक वो भर जानी चाहिए थी। उम्मीद है वो बाइट इन्फेक्शियस न हो। फ्रैंक चिंता में पड़ा रहा। फ्रिज को पूरी तरह लूटकर अपनी एनर्जी भरने के बाद गैरी ने कुछ खाना अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कोई बेहतर ऑप्शन न होने की वजह से उसने सब कुछ अपनी नई जैकेट की कोट पॉकेट्स में ठूंस लिया। अभी वो जल्दबाजी में था और इतनी सुबह निकलने की एक खास वजह भी थी। उसे बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? मतलब वो ऑल्टर्ड सुपरस्टार है। इतना अमीर इंसान आराम से ये सारा खाना फिर से ले सकता है। वैसे भी अब तो उससे दोबारा मिलने का कोई चांस नहीं है। डैम, अगर मैं सही हालत में होता तो उससे ऑटोग्राफ मांग लेता। पक्का अच्छी कीमत में बिक जाता। इस वक्त गैरी येलो स्टैक बिल्डिंग की तरफ स्प्रिंट कर रहा था। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। वो उम्मीद कर रहा था कि अपना फोन उठा लेगा और देख पाएगा कि उसने रूम को किस हालत में छोड़ा था। शायद इससे उसे यह समझने में मदद मिल जाती कि बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। मगर जैसे ही उसे येलो स्टैक दिखाई दिया, वहां खड़ी व्हाइट और ब्लैक रंग की आइकॉनिक कार्स देखकर उसने तुरंत डायरेक्शन बदल ली। शिट! पुलिस यहां है। क्या कुछ हो गया? कहीं कल मैंने कोई अलार्म ट्रिगर तो नहीं कर दिया? अब क्या करूं? मेरे दोनों फोन्स वहीं थे और कपड़े भी। बस टॉम किसी ट्रबल में न फंस जाए। गैरी घबराने लगा। मैं तो नेकेड था। शायद मैंने अपने कपड़े खुद ही फाड़ दिए होंगे। आखिरकार हाई स्कूलर वहां रुकने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसके पास एक ही ऑप्शन था, बिना सामान के स्कूल जाना। स्कूल यूनिफॉर्म तो वैसे भी लॉकर में ही था, क्योंकि कल रग्बी मैच से वो हड़बड़ी में निकल आया था। अब वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि मिस्टर रूट उसे रिप्लेसमेंट देने में बुरा न माने। लगातार दौड़ते हुए गैरी ने चार्जिंग हार्ट स्किल 3 बार इस्तेमाल की। एक बार येलो स्टैक तक पहुंचने के लिए और 2 बार स्कूल तक पहुंचने के लिए। दूरी ही इतनी ज्यादा थी। अच्छी बात यह थी कि जो एक्स्ट्रा खाना वो साथ लाया था, उसकी वजह से उसकी एनर्जी फिर से लगभग फुल हो चुकी थी। हालांकि मून अभी भी लगभग फुल लग रहा था, मगर उसके एडिशनल स्टैट्स जा चुके थे। फिर भी ये एक छोटी सी कीमत थी, क्योंकि अब उसकी एनर्जी उतनी तेजी से ड्रेन नहीं हो रही थी। मेरे स्टैट्स अब कम हो गए हैं और ये मैं अपने बॉडी में फील कर पा रहा हूं। मुझे इन्हें इंप्रूव करना ही होगा। स्कूल में एंटर करते ही उसने देखा कि इतनी सुबह होने की वजह से वहां लगभग कोई नहीं था। दौड़ते दौड़ते उसे पूरा 1 घंटा लग गया था, जो डिस्टेंस को देखते हुए काफी इंप्रेसिव था। अगर किसी ने ये देखा होता तो उसे ट्रैक टीम में रिक्रूट करने की कोशिश जरूर करता। सबसे पहले गैरी ने लॉकर से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म निकाली और बदल ली। साफ दिख रहा था कि उसके मौजूदा कपड़े उसके जैसे लड़के के लिए बहुत ज्यादा अच्छे थे। इसके बाद उसके पास बस इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि क्लासरूम में सबसे पहले जो इंसान आया वो कोई और नहीं बल्कि टॉम था। यस, वो यहां है, जिस एक इंसान की मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। पता नहीं इतना जल्दी क्यों आ गया, मगर भगवान का शुक्र है कि ये यहां है। गैरी ने सोचा। वो मार्क्स को फिर से देख पा रहा था और उसे पता था कि वो पास आ रहे हैं, मगर वो तब तक यकीन नहीं करना चाहता था जब तक उन्हें अपनी आंखों से न देख ले। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि टॉम ने सबसे पहले क्या किया। वो सीधा गैरी के पास दौड़ा और उसे जोर से गले लगा लिया। तू 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 ठीक है? मैं बहुत खुश हूं। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मुझे लगा था कि तुझे कुछ हो गया होगा या तू हमेशा के लिए उसी फॉर्म में फंस गया होगा। टॉम रो रहा था, अपना सिर गैरी की शर्ट में रगड़ते हुए, उसे आंसुओं और स्नॉट से भिगोते हुए। गैरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। पहले होता तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को धक्का देकर अलग कर देता, मगर अब उसके लिए टॉम ने जो कुछ भी किया था, उसके बाद ऐसा करना गलत लग रहा था। गैरी चुपचाप खड़ा रहा, टॉम को अपनी भावनाएं बाहर निकालने देता हुआ। अब भी सिसकते हुए टॉम ने अपना बैकपैक टेबल पर रखा और उसमें से 2 फोन्स और कुछ फटे हुए रग्बी कपड़े निकाले और गैरी को थमा दिए। रुको, ये तो मेरी चीजें हैं। तुम्हें ये सब कैसे मिला? गैरी ने पूछा। अब ध्यान से देखने पर उसे लगा कि टॉम का चेहरा बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। इसके साथ आखिर हुआ क्या था? गैरी ने सोचा। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैं येलो स्टैक गया था। मुझे लगा था कि तू वहां नहीं होगा, क्योंकि तू दूसरे कामों में फंसा हुआ था।
मुझे नहीं पता था कि मैं तेरी मदद कैसे करूं, तैस मगर मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि जो इंसान मैंने देखा था, वो तू ही था। जब मैं येलो स्टैक के अंदर गया तो स्टील डोर पूरी तरह फटी हुई थी, चेन्स टूट चुकी थी और फ्लोर पर कुछ पड़ा हुआ था। खैर, मैंने ज्यादातर साफ कर दिया और तेरी चीजें उठाकर खुद पुलिस को कॉल किया। ब्रेक इन की रिपोर्ट दे दी, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रुको, क्या? कुछ बातें तो समझ आई, मगर बाकी सब बेकार लग रही हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ था या क्या कर रहा था? गैरी ने पूछा। तभी टॉम ने पिछली रात की डरावनी डिटेल्स बतानी शुरू की। कैसे उसने पास में वेट करने का प्लान बनाया था, कैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने किसी को मरते देखा था, और सबसे अहम बात कि गैरी अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में वही था जिसने उन्हें बचाया था। ये सब हुआ और मुझे इसका जरा सा भी होश नहीं था। कम से कम ऐसा नहीं लगा कि मैंने उन लोगों पर हमला किया हो। मगर मैंने उन्हें बचाया क्यों? साफ है कि वो दूसरा वेयरवुल्फ बिली ही रहा होगा। गैरी ने सोचा। थोड़ा और सोचने पर उसके दिमाग में कुछ थियोरीज आईं और सब सिस्टम से जुड़ी हुई थी। सिस्टम के मुताबिक उसे फोर्स्ड बॉन्ड वाले मार्क्ड लोगों का शिकार करना चाहिए था, मगर गिल वहां दिखाई नहीं दिया। जब ऐसा नहीं हुआ, तो वो बस यही सोच सकता था कि उसके वेयरवुल्फ इंस्टिंक्ट्स किसी और क्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे ओमेगा से लड़कर यह तय करना कि कौन ऊपर रहेगा। और आखिरी पॉसिबिलिटी थी टॉम के साथ उसका बॉन्ड मार्क। शायद गैरी ने टॉम को इसी मार्क की वजह से प्रोटेक्ट किया हो, या फिर शायद उसके अंदर कहीं उसका इंसानी हिस्सा अब भी मौजूद था, जो उसके वेयरवुल्फ सेल्फ को पास के लोगों की रक्षा करने का इशारा कर रहा था। ये आखिरी थियरी उसे कम लाइकली लगी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था, जैसे किसी और ने उसका बॉडी टेक ओवर कर लिया हो। शायद अगर मैं उन लोगों पर और बॉन्ड मार्क्स लगाऊं जिनकी मुझे सच में परवाह है, जैसे मेरी माँ और एमी, तो लेकिन उससे पहले मुझे एक कहीं बड़ी प्रॉब्लम से निपटना होगा। बिली अब भी जिंदा हो सकता है, और अगर वो फिर से बाहर आया तो। एनीवे गैरी, हमारी मदद करने के लिए थैंक्स, टॉम ने कहा। अब हमारे पास पूरे 30 दिन हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि अगली बार कुछ गलत ना हो। कंटेनर वाले पूरे मेस को मुझ पर छोड़ दे, मैं किसी तरह अपने पेरेंट्स को समझा दूंगा। वैसे भी लगता है वो ज्यादा काम का था नहीं। वैसे एक बात पूछनी थी, तेरे पास दो फोन्स कब से हैं? गैरी टॉम से कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहता था, खासकर तब जब टॉम ने उसकी इतनी मदद की थी। लेकिन साथ ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड को इससे भी ज्यादा गहरे मेस में नहीं घसीटना चाहता था। ये उसके साथ नाइंसाफी होती, और उससे टॉम की जिंदगी ही नहीं, बल्कि उसके परिवार की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी, उससे भी ज्यादा जितना वो पहले ही कर चुका था। अरे ये वाला? गैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा रेगुलर फोन हाल फिलहाल थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था। तू जानता ही है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, तो पार्ट टाइम जॉब से जो थोड़े पैसे कमाए थे उनसे ये ब्रिक ले लिया, इमरजेंसी के लिए। पता है ना, पुराने फोन्स कभी मरते नहीं हैं, और उनकी बैटरी तो फॉरएवर चलती है। मगर टॉम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फील करे। गैरी ने उससे अपना एक सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर किया था, तो फिर दूसरे फोन के बारे में झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? पुलिस रिपोर्ट का क्या हुआ? मेरे बारे में कुछ कहा था? गैरी ने टॉपिक बदलते हुए पूछा। एक्चुअली मैं तुझसे इसी बारे में पूछना चाहता था, टॉम बोला। पूरा सीन काफी स्ट्रेंज था। तू उस रिच अपर क्लासमैन काई हेम्पर को जानता है ना? वो हम सबसे पहले अंदर गया, और थोड़ी देर पुलिस से बात करने के बाद उन्होंने हम सबको जाने दिया। मुझे लगा था वो बस कोई रिच किड है, मगर सिर्फ रिच होना ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए काफी नहीं होना चाहिए। बाय द वे, तू उसे जानता कैसे है? गैरी ने सिर खुजलाया। लगातार 2 बार झूठ बोलना उसके बस का नहीं था। वैसे भी वो शुरू से ही बैड लायर था, इसलिए उसने ज्यादातर सच ही बताने का फैसला किया, बिना एक्स्ट्रा कुछ रिवील किए। वो ही था जिसने मुझे वो पार्ट टाइम जॉब इंट्रोड्यूस कराई थी। अब टॉम को कुछ कुछ जोड़ समझ आने लगा था, मगर फिर भी उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि काय, जो गैरी को ज्यादा समय से जानता भी नहीं था, उसके लिए इतना कंसर्न्ड क्यों था। यहां तक कि उसका पूरा ग्रुप, जिसमें वो सडन ट्रांसफर इनू भी शामिल था, रात के बीच में गैरी को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में बाकी स्टूडेंट्स भी क्लासरूम में आने लगे, पूरी तरह अनजान उन हॉरर्स से जिनसे गैरी और टॉम गुजरे थे। हे गैरी, कल रग्बी मैच के फर्स्ट हाफ में तूने कमाल कर दिया। एक क्लासमेट ने उसे कंग्रेचुलेट किया। मुझे नहीं पता था कि तू इतना स्ट्रांग है। ओह, और टॉम, तू ठीक है?
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रेफरी ने उन बैस्टर्ड्स को पनिश नहीं किया जब उन्होंने साफ तौर पर तेरे हाथ पर पैर रखा था। टॉम और गैरी ने उसे पहचाना। वो उनके ईयर के पॉपुलर किड्स में से एक था, जो आमतौर पर उनसे बात भी नहीं करता था। शेम है कि गैरी ने उन्हें पंच नहीं किया, किसी और ने कहा। सीरियसली, जब तू ईटन हाई के स्टूडेंट्स पर कूदा था ना, मैं तेरे लिए चीयर कर रहा था। वो डिजर्व करते थे। उनकी बैड रेप के बावजूद तूने ऐसा किया। ये देखकर हैरानी हुई। मुझे लगा था वो सब मिलकर तुझ पर चढ़ दौड़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स रुक ही नहीं रहे थे, और जिस तरह का दिन गैरी ने गुजारा था, उसके बाद ये एक अच्छा चेंज था। उसने सबको थैंक यू कहा और बस मुस्कुरा दिया। आखिर में एक टीनेज लड़की और लड़का आए। दोनों ज़ॉम्बी जैसे लग रहे थे, थके हुए, पैर घसीटते हुए। लगता है इन दोनों को भी रात भर नींद नहीं मिली। गैरी ने गल्प किया, खुद को जिम्मेदार महसूस करते हुए। शिन अपनी सीट पर बैठ गई, सिर झुकाए हुए, किसी की तरफ देखे बिना। गैरी उससे बात करना चाहता था, उसे इस मैस में घसीटने के लिए माफी मांगना चाहता था, मगर ऐसा करना अजीब लगता और बहुत कुछ रिवील हो जाता। इनू की बात अलग थी। जब गैरी ने उससे बात करने की कोशिश की, तो उसने उसे एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। तू, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। इनू कुर्सी पर बैठा और बैकपैक सामने रखकर उसे पिलो की तरह इस्तेमाल करने लगा। तुझे पता है कल हमारे साथ क्या हुआ? एक्चुअली छोड़, तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं 5 बार मरते-मरते बचा, और वो सब इसलिए क्योंकि हम तुझे ढूँढने निकले थे। फिर ये साइको, उसने शिन की तरफ इशारा किया। तेरा नाम चिल्लाती रही है, किसी पोजेस्ड ऑल्टर्ड से बात करने की कोशिश कर रही थी। बैड लक। बस यही मिला है मुझे, जब से मैंने तुझे फॉलो करना शुरू किया है। ये कहकर इनू वहीं लेट गया। सच ये था कि उसे पता था कि ये सब गैरी की गलती नहीं थी, मगर उसे अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी न किसी को ब्लेम करना था। लेसन्स नॉर्मल चलती रहीं, मगर जैसा कि एक्सपेक्टेड था, गैरी क्लासेस पर ध्यान नहीं दे पाया। बिली ही उसके दिमाग में घूम रहा था। उसका वेयरवुल्फ फॉर्म भी दूसरे वेयरवुल्फ को नहीं हरा पाया था। गैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे हराए, खासकर तब जब बिली पहले ही इंसानों को मारकर खा चुका था और उससे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। जितना ज्यादा वो वेट करता, उतनी ही उसकी चांसेस खराब होती जाती। शायद बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि फुल मून से पहले ही उसे ढूंढ लूं, फिर बाद में अपने बारे में वरी करूं। लेकिन इसका मतलब है कि मुझे तैयार रहना होगा, तैयार रहना होगा उसे मारने के लिए, गैरी ने सोचा। थोड़ी देर बाद उसे फोन के वाइब्रेट होने का एहसास हुआ। उसका सीक्रेट फोन। टॉम, जो गैरी पर नजर रखे हुए था, उसने ये नोटिस कर लिया। लंच का टाइम आते ही उसने गैरी से साथ में खाना खाने के लिए पूछा। सॉरी, मुझे मिस्टर रूट को गेम की रिपोर्ट देनी है, गैरी ने फिर से झूठ बोला। उन्होंने कहा था कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, समझ गया, टॉम ने कहा। मैं शायद यहीं रहकर थोड़ी नींद पूरी कर लूं। ध्यान से देखते हुए टॉम ने देखा कि इनू ने भी अपना फोन निकाला, जो हैरानी से गैरी के ब्रिक फोन जैसा ही लग रहा था, और वो भी उसी डायरेक्शन में चला गया। वो फोन और खाई, कुछ तो गड़बड़ है। शायद इसका कनेक्शन इस बात से है कि गैरी पैसे कैसे कमा रहा है। गैरी, बस यही होप करता हूं कि तू खुद को किसी और ट्रबल में न फंसा ले। टॉम का अंदाजा बिल्कुल सही था। गैरी रूफ पर पहुंचा, जहां खाई और मरी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इनू भी आ गया। लगता है मीटिंग के लिए सब आ गए हैं। इनू के डोर बंद करते ही काय बोला, कल रात काफी इवेंटफुल रही, तुझे ढूंढते हुए। यकीन है तेरा दोस्त तुझे सब बता चुका होगा। एनीवे, इन सब के बावजूद कल तुम दोनों के लिए बड़ा दिन है। तुम्हारा पहला मैच, और हमारे लिए भी, गैंग के तौर पर हमारा पहला डेब्यू। इसलिए मैंने आज ये मीटिंग रखी थी, ताकि हम सब मिलकर एक नेम डिसाइड कर सकें। यह सुनकर गैरी को हैरानी हुई। उसने मरी को खाई के साथ इंटरैक्ट करते देखा था, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी इस गैंग बिजनेस में इन्वॉल्व्ड होगी। अनब्रेकेबल आयरन ग्रुप कैसा रहेगा? इनू बोला। या फिर ब्लैक फ्लेम्स? उसने फायर व्हील करने का नाटक किया। तभी सबको एहसास हुआ कि इनू के अंदर एक चाइल्ड लाइक साइड भी है, और उसकी नेमिंग सेंस काफी टेरेबल है। गैरी के पास भी कोई बेहतर आइडिया नहीं था, इसलिए वो चुप ही रहा। कल जो क्रीचर्स हमने देखे, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली, काई ने कहा, खासतौर पर गैरी की तरफ देखते हुए। द हाउलर्स कैसा रहेगा? मुझे पसंद है, मरी ने कहा। इन्नू हल्का सा कांप गया, कल रात सुनी हुई उन हाउल्स को याद करके, मगर उसे मानना पड़ा कि नाम अच्छा है। गैंग का नाम ऐसा होना चाहिए जो सुनने वाले के दिल में डर डाल दे,
बस अपने मेंबर्स को छोड़कर। मुझे भी ठीक लगता है, गैरी ने कहा। वैसे भी उसके पास कोई बेहतर सजेशन नहीं था। इसके बाद खाई ने दोनों को उनकी फाइट तक ट्रबल से दूर रहने की सलाह दी और मैच वाले दिन का मीटिंग प्लेस बता दिया। हाल ही में जो इवेंट्स हुए थे, उनके चलते उसने ज्यादा से ज्यादा अंदर ही रहने को कहा। लंच खत्म होने वाला था। गैरी वापस क्लासरूम की तरफ जा रहा था, तभी हॉलवे में चलते-चलते वो अचानक रुक गया और सामने वाला इंसान भी। ब्लेक, डैम इट! ये तो मैं पूरी तरह भूल ही गया था।